Honorable Prime Minister. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो चर्चा सदन कर रहा था वो समाप्त होने जा रही है। मैं सभी माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे खेद है कि मैं जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो कई बार सदन में उपस्थित नहीं हो सका। राज्यसभा के अधिवेशन में भी कभी कभी रहना जरूरी हो जाता है। मुझे वस्तुतः सचमुच में खेद है और मैं चाहूँगा कि इस तरह की घटना फिर से न दोहराई जाए। इसलिए संसद की कार्रवाई का इस तरह से आयोजन करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा लगातार होती रहे। चर्चा शुरू हो, फिर बीच में बंद हो जाए, फिर उसका पुनरारंभ किया जाए। इससे कठिनाइयाँ पैदा होती हैं और मैं समझता हूँ कि सब दल मिलकर ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे आपके नेतृत्व में, जिससे कि एकतांता निरंतरता बनी रहे और उपस्थित होने में ज़्यादा कठिनाई न हो। अध्यक्ष महोदय, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार को लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं। हमने उन लोगों को जरूर निराश किया है जो ये आशा करते थे कि सरकार अब टूटी। सरकार मजबूत है, देश में राजनीतिक स्थायित्व है। अब हम विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिनसे सारी दुनिया परिचित है। हम उन 10 देशों में हैं जो तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहे हैं। अन्न का भंडार है, हम स्वावलंबी हो गए। किसान को इसका श्रेय है। लेकिन एक बात जो ध्यान में आ रही है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा। हमने अन्न के उत्पादन पर बल दिया, लेकिन अन्न का उत्पादन बढ़ने के बाद उसे कहाँ सुरक्षित रखा जाएगा, भंडारण का कहाँ प्रबंध होगा, इसकी जितनी चिंता करना चाहिए थी नहीं की। अभी तक शायद हम स्कैर्सिटी की इकोनॉमी का विचार करते रहे हैं। अब प्लेंटी की इकोनॉमी का विचार करने का वक्त आया है। कुछ मामलों में और विशेषकर खाद्य के मामले में हमारे सामने यही कठिनाई पैदा हुई है। लेकिन इस बात का प्रयास हो रहा है कि ये कमियां दूर की जाएं और इसके लिए नए बजट में ठोस कदम उठाए गए हैं। हम चाहते हैं किसान गेहूं और चावल की फसल से अपना ध्यान हटाकर अन्य फसलों की ओर लगाएं। इसके लिए कीमत की गारंटी देना होगी। कठिनाई ये है कि हमारे यहाँ खेती का कोई पूर्व नियोजन नहीं है। अब प्रयास हो रहा है और मैंने पंजाब में भी अपने भाषण के दौरान और हरियाणा में इस बात पर बल दिया कि गेहूं चावल के साथ साथ तरकारियां बोई जाएं, फल बोई जाएं। तिलहन की उत्पादन की ज़रूरत हमें, दालें चाहिए, लेकिन किसान को बदलने में थोड़ा समय लगता है और इस कारण हमारी बहुत सी कठिनाइयां पैदा हुई हैं। जो नकदी फसलें हैं उनके दाम भी गिरे हैं।
कीमतें कम हुई हैं। सरकार ऐसी फसलों को खरीद कर और एक इस बात का प्रबंध करना चाहती है कि किसान घाटे में न रहे, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप की भी एक सीमा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे पास बचत का है, उदाहरण के लिए गेहूं चावल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं, अब हम इनके विदेशों में भेजने की छूट दे रहे हैं। विदेशों में इनके लिए बाज़ार भी है, अच्छा दाम मिलेगा इसकी आशा है। वैसे हमें खेती के मामले में, खेती में लागत खर्च कम हो इसका प्रयास करना चाहिए और इसके लिए सबको मिलकर बैठकर एक योजना बनाने की आवश्यकता है। ये कहना ठीक नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में रोजगार का उल्लेख नहीं है। ये धारणा भी गलत है कि आर्थिक सुधारों के रास्ते पर अगर हम चलते गए तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। कुछ लोग जरूर प्रभावित होंगे और वो अपरिहार्य अनिवार्य है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। राष्ट्रपति महोदय के भाषण में जो कुछ इस संबंध में कहा गया है, मैं उद्धृत करना चाहूँगा। For example, India can command a significant competitive advantage in the international market in labor-intensive industries like garments, light engineering, toys, handicrafts, leather, and in IT-enabled services. The government will encourage large-scale investment in such industries and create necessary infrastructure for their rapid growth. मैं जानता हूँ WTO के कारण और WTO में हमारी भागीदारी के परिणाम स्वरूप कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनका हल पलायन नहीं है, उनका हल पीछे कदम उठाने का तरीका नहीं है। चुनौती का सामना करना पड़ेगा और हम इस दृष्टि से पिछड़ न जाएं, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। एक तरीका पुराना था, उस तरीके को बदलने की आवश्यकता है। दुनिया के बाजार में हम टिक सकें, ये जरूरी है। इसके लिए गुणवत्ता पर जोर देना होगा, क्वालिटी पर जोर देना होगा। अगर हमने जोर दिया और इस WTO के साथ हम जुड़े हुए हैं, उसकी चुनौती का सामना किया और विशेषकर छोटे उद्योगों के मामले में और खेती के मामले में। कल मैं बेंगलोर में था, वहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि आप एक मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाइए और जिसमें WTO के कारण खेती के लिए जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उन पर विचार किया जा सके और सब मिलकर कोई फैसला कर सकें। यही बात आज प्रातःकाल आंध्र के मुख्यमंत्री ने टेलीफोन पर दोहराई। मैं उनके सुझाव से सहमत हूँ और हम इस संबंध में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन करेंगे जो WTO से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में चिंता कर सके और रास्ता निकाल सकें। ये ज़रूरी है कि हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपने उद्योगों की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी फसलों की भी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है और इसमें इसमें कोई कमी नहीं हुई है। जब आवश्यकता पड़ी है तब बढ़ाया गया है और ज़रूरत हो तो और भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक स्थायी इसका एक स्थायी हल निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस कार्य में एक आम सहमति बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन सहमति के रास्ते में
अनेक रुकावटें हैं। कुछ हमारे मित्रों ने आर्थिक क्षेत्र में ऐसी नीतियां बनाने का तय कर रखा है जो पुरानी नीतियां हैं, जिनका आज उपयोग नहीं है। वो उन्हीं के आधार पर उन्हीं कसौटी पर कसते हैं, उससे सफलता नहीं मिलेगी। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम प्रारंभ से कोटा परमिट राज के खिलाफ हैं। लाइसेंस से भ्रष्टाचार होता है, अभाव उत्पन्न होता है और अभी तक का अनुभव अच्छा नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारी इच्छा के बावजूद भी जितनी जल्दी और जितनी गतिमान तरीके से कोटा परमिट राज कम होना चाहिए या समाप्त होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि व्यवस्था में ऐसे दांव पेच हैं, व्यवस्था में ऐसी कुछ असमंजस की स्थितियां हैं कि कोई फैसला करने में और उस फैसले को कार्यान्वित करने में कठिनाई होती है। ये तभी संभव है जब सुधारों के सवाल पर एक राय हो, मोटी आम राय हो। मैं ये नहीं कहता कि मतभेद नहीं रहेंगे, मतभेदों को हमें हल करना चाहिए, मतभेदों को लेकर अपना आंदोलन भी चला सकते हैं, जनता के पास जा सकते हैं, आखिर में तो जनता फैसला करेगी। लेकिन कुछ सवालों पर आम राय बनाना बहुत आवश्यक है। और उनमें एक सवाल ये भी है कि क्या सुधारों में, और मैं आशा करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसे बाद में शीर्षासन की संज्ञा दी जाए। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। जी हाँ, अब वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत जरूरी है कि हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। हमारे बीच में कुछ शल्य की भूमिका निभाते हैं, जो हैं तो पांडव पक्ष में, लेकिन बातें ऐसी कहते हैं कि जिनसे मनोबल टूटे, निराशा फैले। ये नीति ठीक नहीं है। हम आलोचना का स्वागत करते हैं और आलोचना से हम सीखने के लिए भी तैयार हैं। हमने पहले कभी राजकाज नहीं चलाया और उसकी गुत्थियां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नियत पर शक नहीं होना चाहिए। कौन है शल्य, कौन है पांडव, ये आ जाना चाहिए उसके अंदर। अध्यक्ष महोदय, देश में एनडीए के कारण देश में विकेंद्रीकरण और राज्यों के अधिकार और केंद्र को सत्ता से अलग थोड़ा दूर रखने की जो स्थिति है, उसमें सुधार हुआ है। उसमें हम बढ़े हैं आगे। केंद्र और राज्यों के संबंध बड़े मधुर हैं। यद्यपि शासन अलग अलग हैं, अलग अलग पार्टियां राज कर रही हैं, हम कभी भेदभाव नहीं करते और अगर कोई बात होती है तो तत्काल उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल के मित्र इससे सहमत होंगे। प्लीज ना। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था। पश्चिम बंगाल में जो सार्वजनिक उद्योग बंद किए गए हैं और जो बंद होने के कगार पर हैं, उनकी संख्या कम नहीं है। जो समस्याएं हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं आप। हम आपकी सफलता चाहते हैं, क्योंकि आपकी सफलता संदिग्ध हो गई है। अध्यक्ष जी, प्लीज। आज ऐसी स्थिति है कि केंद्र में एक मिलीजुली सरकार है और प्रदेशों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। ये अवसर है मिलकर काम करने का, ये अवसर है लोकतंत्र को सबल बनाने का। बहुदलीय लोकतंत्र, और उसमें
जो ढांचा आपको पसंद है आप अपने राज्य में लागू करिए। अब बिजली का सवाल है, बिजली एक संकट का क्षेत्र बन गया है। अभी मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें एक राय बनी, आम राय बनी। सभी दलों के मुख्यमंत्री उस एक राय बनाने में शामिल थे। सब ने यह तय किया है कि बिजली के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, बिजली का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन चोरी हो रही है। अरबों रुपए की बिजली की चोरी हो रही है। हर प्रदेश का जो बिजली पैदा करने का संयंत्र है वो घाटे में है। हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, उसका वितरण ठीक नहीं कर पा रहे। अब ये एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, ये केंद्र और राज्यों के प्रश्न का सवाल नहीं है। मिलकर बैठकर इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। आने वाला कठिन काल है और सचमुच में राष्ट्रपति जी ने जो अपने भाषण में कहा, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का हवाला दिया है और डॉक्टर अंबेडकर का उद्धरण उन्होंने एक उपस्थित किया। उनके शब्द ये हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। तब द कॉशनरी वर्ड्स ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शुड गाइड अस इन अवर मार्च फॉरवर्ड। While presenting the draft of the Constitution, he had said with great fervency, I quote, on January 26, 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. We must remove this contradiction at the earliest, unquote. ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय चेतावनी दी थी। आज भी हमें भारत की दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक भारत की तस्वीर वो है जिसमें भारत आगे बढ़ रहा है, चुनौतियों का सामना कर रहा है, पैदावार बढ़ रही है, स्थायित्व है टेक्नोलॉजी में और अन्य क्षेत्रों में। अब देखिए कि टेलीफोन के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है। अब टेलीफोन के लिए रुकना है। क्या हो गया? अब टेलीफोन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। अब कुकिंग गैस के लिए ये ठीक नहीं, प्लीज। पार्लियामेंट के मेंबरों का, ऐसा नहीं है ना, प्लीज। पार्लियामेंट के मेंबरों का कोई सहारा लिया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं। संचार के क्षेत्र में प्रगति की, उसको मानना चाहिए। अब टेलीफोन कॉल सस्ते हो गए हैं, आपको यह भी पसंद नहीं है? लेकिन जहां कई क्षेत्रों में हमारी प्रगति हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और वो सारी दुनिया उसको मान रही है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारा काम ये दुनिया में लोगों की सराहना प्राप्त कर रहा है। हमारा काम जो है, अगर विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो जो हमारे फंडामेंटल्स हैं उनको मजबूत करने के कारण बढ़ी है। लेकिन कमियां भी हैं। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से जो आंकड़े आते हैं उनको देखा जाए तो हम अब भी ऐसी नीचे की पंक्ति में हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन क्या हम एक पहलू देखें? क्या हम भारत की स्थिति को समग्रता में न देखें? क्या दोनों पहलू साथ नहीं रहना चाहिए? कमियां हैं, मगर कमियां हम दूर करेंगे, संकल्प की आवश्यकता है। और कुछ मामलों में ये संकल्प सब दलों में चाहिए। आज हमें सत्ता में, कल कोई और होगा। हम भी प्रतिपक्ष में थे, एक सीमा तक विरोध करते थे। मुझे ताज्जुब हुआ उस दिन हमारे सोमनाथ जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि ये न तो नेशनल है, न डेमोक्रेटिक है, न अलायंस है।
बात खत्म हो गई, सब कुछ समाप्त कर दिया। न हम नेशनल हैं और वो इंटरनेशनल हैं। मगर इंटरनेशनल दुनिया में भी उनकी पूछ नहीं है। वो किसके साथ अपने को जोड़ें यही उनकी समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया इतनी बदल गई है। मगर हमारे बारे में उन्होंने फतवा दे दिया ये नेशनल नहीं है और डेमोक्रेटिक भी नहीं है। तो हम यहाँ चुनकर आए हैं तो क्या गैर लोकतांत्रिक तरीके से आए हैं? लोगों के समर्थन से आए हैं। और न अलायंस है, अलग अलग दल केवल सत्ता के लिए इकट्ठा नहीं हुआ है। चुनाव के पहले हमारा गठबंधन बना था। हम एक कॉमन एजेंडा के आधार पर लड़े, चुनाव के अखाड़े में उतरे और आपसे ज्यादा सीटें प्राप्त करने में सफल हुए। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। मैं तो मुकुट। There is no question of ideology. There is no question of policy. ये ठीक बात है। It's a question of remaining in power. We have said that more than once. Ideology. What is the ideology of India? No, please. विचारधारा एक ही हो सकती है कि देश की स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित हो और देश का जन कल्याण किस तरह से हो। इज्म से काम नहीं चलेगा, इज्म सब वाजिब में हो गए। ये पुरानी कहावत है। विचारधारा एक है, ये विचारधारा है कि हमारा व्यवहार ठीक हो, ये विचारधारा है कि हम करप्शन से लड़ें, ये विचारधारा है कि लोगों को हम अच्छा शासन दें। लेकिन मतवाद का अर्थ ये नहीं है कि हम ऐसी बातों पर संघर्ष खड़ा करें जो केवल बौद्धिक दृष्टि से जो समर्थनीय है। इससे तो काम नहीं बनेगा। सब दल हैं, अलग अलग प्रदेशों में हैं, सत्ता में हैं, विकेंद्रीकरण के आधार पर शासन चला रहे हैं। शिकायतें भी होती हैं, शिकायतें जरा जोर से सुनी जाती हैं और जो सहयोग मिलता है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। आपको भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। नान्या पंथ विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था कि हम किसी के साथ कांग्रेस ने फैसला किया था किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बाद में यह फैसला बदलना पड़ा और गठबंधन भी किया तो बिहार जैसा गठबंधन किया। उसके पीछे कौन सा सिद्धांत है? हम एक हुए तो देश की एकता के लिए, स्थायित्व के लिए, अच्छे शासन के लिए और हमारे आचरण में पारदर्शिता है। और इसीलिए कोई विकल्प तैयार नहीं हो रहा है। नहीं, ये लोकतंत्र में ये करना पड़ता है। आत्म प्रचार के बिना लोकतंत्र चलता नहीं है। आप अगर अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे तो कम से कम हम तो अपने अच्छे को जरूर अच्छा कहेंगे। लेकिन गुण के आधार पर, आचरण के आधार पर कसौटी सही वही है। हमने प्रयास किया है जम्मू कश्मीर में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। जम्मू कश्मीर का मामला ऐसा मामला है जो एक नाजुक मामला है, बरसों से चल रहा है, आतंकवाद के कारण पीड़ित है, त्रस्त है। पड़ोसी देश आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहा है, उनमें सहायक है। लेकिन जब सीज फायर की बात हुई और रमज़ान के महीने में सीज फायर का फैसला किया गया तो उसका व्यापक स्वागत हुआ। देश में, देश के भीतर, जम्मू कश्मीर में और दुनिया में भी भारत शांति चाहता है। ये दुनिया वालों ने माना और कश्मीर के सवाल पर भी
अब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। कोफी अन्नान का वक्तव्य इसका संकेत है। जो लाहौर यात्रा का मजाक उड़ाते थे, उनको जरा गरिबान में मुंह डालकर देखना चाहिए। कूटनीति आवश्यक है, लेकिन उसके साथ जनता को विश्वास में लेकर कदम बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में बातचीत करने में जरूर विलंब हुआ है, लेकिन उसके कारणों में मैं नहीं जाना चाहता। उसके लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है, कुछ और भी कारण हैं। वक्त आने पर उनका उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन हम जल्दी बातचीत शुरू करने वाले हैं, सब दलों से बातचीत शुरू करने वाले हैं और कश्मीर की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। इस पर कोई मतभेद नहीं है। और ये शिकायत बेजा है कि हम विश्वास में नहीं लेते। कितना विश्वास में लें, किस तरह से विश्वास में लें? बैठकें होती हैं, कोई कदम, महत्वपूर्ण कदम, निर्णायक कदम हम बिना सलाह मशवरे के नहीं उठाते। लेकिन जिम्मेदारी सबकी है और इस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर पूरा करें, इस बात की आवश्यकता है। बातचीत शुरू होगी, रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना चाहिए। भारत के विरुद्ध जो एक बद्धमूल अमैत्री का भाव है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए पाकिस्तान प्रयास करे, ये हमारी कामना है। उन्होंने गुजरात की त्रासदी के समय मदद की, हमने उनको धन्यवाद दिया। भगवान न करे अगर पाकिस्तान भी कभी किसी मुसीबत में फंसा तो हम भी मदद देने में पीछे नहीं रहेंगे। ये मानवता से ऊपर का सवाल है। मुलायम सिंह जी तो इस सवाल पर बहुत ही भावुक होकर कल बोले थे। उन्होंने कहा कि हम 6 गुना नहीं, हम 8 गुना मदद करेंगे, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने सुझाव मेरा मान्य है और मुझे उनकी बात मान्य है। हम एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करें। हम तैयार हैं, हमारी बात पर 4 मान लीजिए। आप 4 बातें मान लीजिए, अयोध्या के बात को छोड़ दीजिए, मुसलमानों के बारे में राय बदल दीजिए, आरएसएस नाता तोड़ दीजिए, हमारी आपकी नजदीकी आ जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत और पाकिस्तान की बात कह रहा था। मैंने मुलायम जी से हमारी पड़ नहीं सकती। अब मुलायम जी की जहां जिससे पड़ जाए, अब हम नहीं कह सकते क्या होगा। वो तो मजबूरी है। देश के खाते मजबूरी है, वरना देश बिक जाएगा, देश को बेचा जाएगा। घाटे के संस्थानों को आप बेच नहीं रहे, कोई ले नहीं रहा, और जो मुनाफे के सारे संस्थान बेचे जा रहे, उनके लिए हम देश के हित में करने के लिए मजबूर होंगे। इस देश को खरीदने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं किया। बेचने वाले अगर पैदा हो गए हैं तो देश की जनता उन बेचने वालों को उखाड़ कर फेंक देगी। No, उदाहरण please. सामने। No, ये please. बेचने की और खरीदने की बातें नहीं होना चाहिए। आखिर देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता, न हमने कभी किया, न हम किसी को करने की इजाजत देंगे। क्या कह रहे हैं? Please. No, ये थी। No, please. Please. अध्यक्ष महोदय, No, मुलायम सिंह जी, ये देश क्या की है? संपत्ति बेची जा रही है। अब हमारी मुश्किल ये है कि हम मुलायम सिंह जी की हर बात से सहमत नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है Yes.
बौद्ध मूर्तियों का जो गिराने का काम किया जा रहा है वो बंद हो सकता था अगर भारत शक्तिशाली होता। ये सही है, अगर ये सही है, अमेरिका के आसपास किसी की हिम्मत नहीं है, और अगर हमारा देश मजबूत होता तो इस तरह अफगानिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ती। यह है कमजोर। No, please. What is this? No. मुलायम सिंह जी, आप रक्षा मंत्री रह चुके हैं। No, बैठ जाए ना प्लीज। ये क्या कर रहे हैं? ऐसी बात मत कहिए जो रक्षा मंत्री को शोभा नहीं देती। आवश्यकता नहीं होती, देश का इकबाल ही काम करता है। आप देश का इकबाल नहीं है आसपास के देशों में। ये हमारी नीति है। हम ये नहीं चाहते अटैक ही कर देते, हम ये नहीं चाहते हमला कर देते, लेकिन हिंदुस्तान का इकबाल आसपास इतना रहना चाहिए जिससे उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता। बैठ जाए प्लीज। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसकी सारी दुनिया ने निंदा की है। वो एक बर्बरता का काम है, लेकिन दुनिया की भी एक सीमा है और ऐसा समझने का कोई कारण नहीं है कि अगर हम में शक्ति होती तो हम वहां विध्वंस रोक देते। ये नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसे तत्व बढ़ने न पाए, ऐसे तत्व पनपने न पाए, ऐसे तत्व दुनिया में हावी न होने पाए, इसकी चिंता करने की जरूरत है। और इसलिए फंडामेंटलिज्म के खिलाफ हम एक विश्व जनमत बना रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भी हम चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो, और तभी संभव है जबकि समस्याओं पर गहराई से अध्ययन किया जाए। ना ये क्या आ रहा है प्लीज? व्हाट इज दिस? अध्यक्ष महोदय, ना मिस्टर रघुवंश जी प्लीज, ये क्या आ रहा है? ना प्लीज मिस्टर रघुवंश जी, व्हाट इज दिस? क्या आ रहा है? प्लीज मिस्टर रामदास अतवाले प्लीज, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द रिप्लाई प्लीज गो आउट। व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हैं आप? अध्यक्ष जी, बार बार खड़े रहे, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज अंडरस्टैंड, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस आल्सो। प्लीज बैठ जाए आप। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बार बार ये भी चल रहा है उसमें सदन में ये ठीक नहीं है ना? से पहले क्या कर रहे हैं आप लोग? और अगर उन मामलों का आधार समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, तो थोड़ा सा उनकी सत्यता के बारे में, उनके औचित्य के बारे में जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। आखिर संसद के सदस्यों पर बड़ी जिम्मेदारी है। समाचार पत्रों की एक अलग राजनीति है, समाचार पत्रों के अलग ढंग के खेल हैं, और उनके आप भी शिकार होते हैं, कभी हम भी शिकार होते हैं। लेकिन अनर्गल आरोप लगाना कोई अर्थ नहीं रखता है। पीएमओ की चर्चा हो रही है, क्या पीएमओ हमने बनाया? पहले पीएमओ के सृजनकर्ता हम नहीं हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने से पीएमओ काम कर रहा है। मिनिस्टर्स के ग्रुप बनाए जाते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। इस देश में मंत्रिमंडल जितने सहयोग से, जितने उन्मुक्त वातावरण में काम कर रहा है, शायद पहले कभी नहीं करता था। हर विषय पर चर्चा होती है। चर्चा से पहले ही कोई फैसले नहीं सुनाए जाते, और अगर किसी प्रश्न पर एक राय नहीं बनती है तो उसे कुछ मंत्रियों के विचार के लिए दे दिया जाता है। यह है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कहानी। और फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट फिर मंत्रिमंडल के सामने आती है। मंत्रिमंडल को बाईपास करने का कोई सवाल नहीं है। अलग अलग दलों के प्रतिनिधि हैं, वो मंत्रिमंडल में फैसले करते हैं, चर्चा करते हैं, खुली चर्चा करते हैं। चर्चा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और अंत में निर्णय कैबिनेट करती है, अंत में निर्णय मंत्रिमंडल करता है। अब इस तरह के, इससे कोई
ऐसे आरोपों से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है और हमें भी खिन्नता, हमारे मन में भी खिन्नता पैदा होती है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि कोई भी आरोप लगें तो उनके बारे में थोड़ी सी छानबीन बहुत जरूरी है। अब एक मिस्टर रघुवंश सिंह आप बैठ जाए प्लीज। क्या कर रहे हो? आप बैठ जाए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर मामला उठा रहा हूं और ये शोर शराबे से बात नहीं बनेगी। इस पर आप विचार करिए ठंडे दिल से। अब एक साप्ताहिक पत्रिका को बड़े पैमाने पर उद्धृत किया गया था। उस पत्रिका का मैं उद्धरण पढ़ना चाहता हूं। ये एडिटोरियल का हिस्सा है, अंतिम हिस्सा है। The tragedy of Indian democracy is not our present rulers. If they are much to choose between the PMO we have now and the one we had under Rajiv, the much greater tragedy is that we possess an opposition led by Sonia Gandhi, Somnath Chatterjee, and Mulayam Singh Yadav. I wonder what sins the people of this country have committed to deserve them. अब आप अगर इस लेखन से भड़ककर आप मामले सदन में उठाएंगे और ये आशा करेंगे। हाँ, मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये उठा रहा हूँ मामले। No, please. He is not yielding, Somnath ji. He is not yielding, please. Sir, he has obviously referred to my speech. Kindly give me half a minute. Sir, I made it very clear. No, but he is not yielding, Somnath ji. Sir, I made it very clear. Prime Minister, sir, you were not here then. Unfortunately, you were not here. I accept your statement that you are busy elsewhere with the parliamentary duty. I said, sir, I am bringing this before this House because I wanted explanation from the Prime Minister, because a senior bureaucrat has made these charges which remain unrefuted. And there are serious allegations made. There is no response from the government. Therefore, after deliberation, I have brought it before the House. Would like to know from the Prime Minister of India what is the true state of affairs. What do you say with regard to a secretary who says, because I objected to certain decision against a business house, I was transferred the next day? What are your... Say that whatever you wish to say. Please. Those are not my statements. He said because of certain editorial I raised it. Somnath ji, please. No, आप बैठ जाए ना प्लीज। No, आप बैठ जाए प्लीज। No. Please, honorable member, please take yours. That is the allegation. No, please take yours. No, please. भगवान जी, ये ठीक नहीं, आप बैठ जाए ना। क्या कर रहे हैं आप बैठ जाए प्लीज। No, this is too much. क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, Raghuvansh Prasad Singh, this is too much. We are disturbing the entire house also. When the honorable Prime Minister is giving reply, we are not making this kind of बैठ जाए प्लीज। आप बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, ये लंच का समय है ना, भूख लगे रहा सबको लिए उधर। यहाँ भूख नहीं लग रहा है, यहाँ तो इमोशन लग गुस्सा आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट छपी है उसमें किसी सेक्रेटरी का नाम नहीं है। अरे हमने पढ़ा हुआ है। नो ये प्लीज जनरल
जनरल तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं और इस तरह के एलिगेशंस को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। No, please. No, what is it? Is it a question hour? Why you are unnecessarily confronting the Honorable Prime Minister? Please. That is not proper. अध्यक्ष महोदय, Please. No, you have taken. No, please understand. Nearly, I think you have taken 12 hours, 27 minutes. 34 speakers have participated in the discussion. Again, you are confronting with the Prime Minister. What is this? Please. No, please. He is not yielding, Jayapal Reddy. He is not yielding. How can you say? No, sir. But he is not yielding. Of the secretary, Mr. E.S. Sharma. Mr. E.S. Sharma No. was transferred. Please, abide, please. अध्यक्ष महोदय, No, Jayapal Reddy, He please. was transferred from finance No, abide, please. What is this? department. I think. No. Prime Minister should go. When the leader of the house is speaking, this is the way to behave in the house. What is this? No, you are creating a new precedent in the house. What is it? Was leveled by his secretary. Please, nothing should go on record except the Prime Minister's speech. Yes, sir. Now we are creating a new precedent in the house. I have been observing from the beginning. Now I have been observing from the beginning what is this type of confrontation when the leader of the house is replying. You must have some. No, please. No, please. No. This is not proper, please. This is not proper, please. Not only this time, every time you are doing like this. This is not proper, please. No. आप बैठ जाए प्लीज. What is this? हम आरोपों का खंडन कर रहे हैं। No, please understand. Whenever the leader of the house speaks, whenever the leader of the opposition also speaks, you must have some patience. What is this? अध्यक्ष महोदय, No, please, Bansal ji. अध्यक्ष महोदय, They are मैंने सिर्फ इतना कहा all है senior people. कि संसद सदस्यों से ये आशा की जाती है कि जो कुछ छपता है मीडिया में उसको सदन में विचार का विषय बनाने से पहले No, please, what is this? No, please. No, nothing. Please. No. Mr. Goyal, please. Mr. Vijay Goyal, please. या कोई No, Vijay Goyal. Please. अध्यक्ष महोदय, Please. This Sama Singh, please. What is this? No. अयोध्या से संबंधित मुकदमे की चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि सरकार क्या कर रही है। मैं सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहता हूं। Ever since our government assumed office, it has remained fully committed to the due process of law. Neither has it ever interfered in the legal process in any matter, nor will it ever do so. Unlike the past, our government has never withdrawn any criminal case against any individual or individuals associated with the government. Even the prosecution lawyers arguing for the CBI in the Ayodhya case are those appointed prior to my government assuming office 3 years ago. The CBI is an independent investigative machinery agency. The government does not issue any direction to the CBI, nor can it in law issue any such direction. The CBI's position before the special judge in Lucknow is that its charge sheet against various individuals in the Ayodhya case is maintainable notwithstanding the judgment of the Allahabad High Court. The matter is sub judice before the special judge. Therefore, I wish to make no further comment on it. कानून अपना काम करेगा,
इसके बारे में किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का प्रयास हुआ है कि विस्तार से जो देश की परिस्थिति है और जो समस्याएं हैं उनको उपस्थित किया जाए। ये भाषण एक संदर्भ पुस्तिका की तरह से हो सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति अलग है। और अवसरों पर राष्ट्रपति जो कुछ बोलते हैं वो और जो संसद के प्रारंभ में बोला जाता है वो उसमें अंतर है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो भाषण हो रहा है बड़ा रूखा है या ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर सब चीज़ों का समावेश करना है तो इससे बचने का और कोई रास्ता नहीं है। हम राष्ट्रपति के आभारी हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने न्यूक्लियर पॉलिसी का मामला उठाया था। हम चाहते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी पर बातचीत हो और आपस में बैठकर बातचीत हो। न्यूक्लियर पॉलिसी किसी एक पार्टी की पॉलिसी नहीं होगी, वो सारे देश की पॉलिसी होगी। आने वाली सरकारें भी उस नीति से बंधी हुई होंगी। उस बारे में किसी के मन में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, मन में कोई दुराव नहीं होना चाहिए। मैं आभारी हूँ सब सदस्यों का जिन्होंने Indian Parliament, they are bold by your speech. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।